मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन वेव है और कौन सी नहीं है। तो वैसे तो हम टेक्निकली ये वाली, ये जो है ये होती है इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसमें हम दो बार टाइम के साथ, किसी को भी दो बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके, दो बार एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके, प्रोपोर्शनैलिटी चेक करके, बराबर साइड में बस एक कांस्टेंट बचना चाहिए, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन एक्सप्रेशन वेव है या नहीं है। वैसे इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में हम देखो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए तो वेव है ही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है स्टैंडिंग वेव की। और फिर जो सी ऑप्शन है उसको भी हम कह सकते हैं कि ये वेव है। सी ऑप्शन के लिए हम कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है हमको, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जो है कॉस टू थीटा की एक्सप्रेशन में हम लिख देंगे। तो जैसे हमें पता है कि कॉस टू थीटा वाला हम एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे। हमें पता है कि ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम कह पाएंगे, ये सिंपल एक साइनसोइडल एक्सप्रेशन बन जाएगी और ये प्रोग्रेसिव वेव होती है। तो यानी सी ऑप्शन भी वेव है, ऐसा कह सकते हैं। फिर बी ऑप्शन को हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये वेव नहीं है। उसके लिए हम लॉजिक यूज़ करेंगे कि ये हर एक्स की वैल्यू के लिए और हर टाइम की वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। इसमें जैसे एक्स इनफाइनाइट होता जाएगा तो उसके लिए वैलिड नहीं है, एक्स की लार्ज वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। और अब बस डी ऑप्शन बचती है जो हमें चेक करनी है। तो डी ऑप्शन हम चेक कर लेंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से दो बार डिफ्रेंशिएट करके, और वो वेव नहीं आएगी क्योंकि उसमें एक्स के और टाइम के फंक्शन बच जाएंगे। जैसे अगर हम डेल वाई बाई डेल टी निकालें ऑप्शन डी में, डेल बाई डेल टी, तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आएगा माइनस साइन और सब कुछ एज इट इज़। फिर इनटू करके अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का तो जैसे ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि हम टाइम के साथ कर रहे हैं, और एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे, और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और टी स्क्वायर का टू टी आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमें वापस एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ। तो इसमें फिर अब टू ओमेगा स्क्वायर तो जैसे कांस्टेंट है, और अंदर ये डबल फंक्शन आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो टी एज इट इज लिखेंगे और साइन को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा कॉस एज इट इज इनटू, और वापस से अब सेम चीज़ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से एक ये टर्म बनेगी, फिर प्लस, और इस बार साइन, ये वाली चीज़ एज इट इज रहेगी, इनटू अब टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे टी को, तो वो वन आएगा। तो ये एक्सप्रेशन बचेगी। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर टी टी ये टी स्क्वायर की एक एक्सप्रेशन यहाँ पर बच जाएगी, और फिर हम ऐसे ही एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें एक्स की एक्सप्रेशन बचेगी, और ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी ऑप्शन डी भी हमारा वेव नहीं आएगा। तो बस ए और सी आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर टू में एक वेव इक्वेशन हमें दी गई है स्टैंडर्ड, और ये बिल्कुल ही सीधा इक्वेशन ऑफ वेव का क्वेश्चन है। इसमें हम कंपैरिजन से कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड है ये, ओमेगा है इसमें 60, वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ओमेगा बाई टू पाई एक्सप्रेशन लिख के हम कह देंगे 30/पाई आएगी। फिर इसमें के सीधा सीधा टू है, वहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा के लिए हम कह देंगे ये 2 पाई बाई के आएगा।
तो 2 पाई बाई के को 2 डाल देंगे तो लैम्डा पाई आ जाएगा। और जैसे अगर इसमें स्पीड ऑफ वेव निकालनी है तो वो ओमेगा बाई के से हम कह देंगे कि वो 60/2 यानी 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ए ऑप्शन में लिखा है ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, सही है। इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर के एक्स प्लस ओमेगा टी की फॉर्म है। वेवलेंथ पाई वो भी सही है, वेवलेंथ हमारी पाई आई है। फ्रीक्वेंसी 30/पाई आई है, वो भी सही है। और एम्पलीट्यूड इतना आया है ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, फिर से वही लिखा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड वाला भी सही है, यानी इसमें चारों ही ऑप्शन हमारी सही आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो एक ऑर्गन पाइप होता है उसमें ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होता है, यानी क्लोज एंड पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नॉट बोलते हैं। और ओपन एंड को डिस्प्लेसमेंट एंटी नॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। फिर प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो जो एंड डिस्प्लेसमेंट नोड है वो एक्चुअली प्रेशर एंटी नोड होता है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है वहाँ एक्चुअली प्रेशर सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है। 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से ऐसा होता है कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वहाँ प्रेशर मैक्सिमम, और सिमिलरली जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ प्रेशर ज़ीरो। तो ये वाला पॉइंट हमारा प्रेशर नॉड है। हमें क्लोज एंड के बारे में पूछा गया, यानी ये वाला एंड वो डिस्प्लेसमेंट के लिए नॉड है, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। प्रेशर के लिए एंटी नॉड है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यानी ए और डी इसमें आंसर आ जाएगा।